ऑलराइट, सो फार हमने क्या क्या कर लिया था? कंपैरेटिव एडवांटेज विद टू गुड्स की सिचुएशन देख ली थी। आर एस कर्व, आर डी कर्व किस तरीके से बनता है? सो वी हैड अ डायग्राम विच लुक लाइक दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस डायग्राम के बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि कौन सी कंट्री किस चीज में स्पेशलाइजेशन करेगी। फिर हमने देखा कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड को किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो। सो वी सेड कि अगर आप ट्रेड करते हो तो दोनों कंट्रीज के जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी सी दैट इवन इफ कोई भी कंट्री के पास एब्सोल्यूट, कोई एक कंट्री है जिसके पास किसी चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, स्टिल there are gains to be made for that particular country. So there will be gains from trade even if आप दोनों चीजों में वर्स परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। ठीक है। एंड देन वी लुक्ड एट अ फ्यू ऑफ द मिसकंसेप्शंस, और उसको आप किस तरीके से आर्ग्यू करोगे वो सब हमने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इफ वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ मैनी गुड्स। ऐसा तो होता नहीं है इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स होते हैं, तो जब कंपेरेटिव एडवांटेज मल्टीपल गुड्स के केस में हमें एनालाइज करना पड़े कि कौन सी कंट्री में क्या बनेगा, वो पूरा एनालिसिस आप कैसे करोगे, दैट इज समथिंग दैट वी विल सी। ठीक है। सो विल स्टार्ट विद दैट। जस्ट अ मोमेंट। फाइन। तो देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमारे पास दो इकोनॉमीज हैं। देर आर टू इकोनॉमीज। अब एक इकोनॉमी होम इकोनॉमी है, एक दूसरी इकोनॉमी को हम लोग फॉरेन इकोनॉमी बोल रहे हैं। ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे गुड्स हैं, एन गुड्स की बात कर रहे हैं। एन टोटल एन गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है। और हमारे पास एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लेबर। ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लेबर। ठीक है। और फिर हम लोग जो है लेबर प्रोडक्टिविटी या कितनी प्रोडक्टिव है दोनों कंट्री, वो किस हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एक गुड को बनाने के लिए कितने लेबर यूनिट्स लगते हैं होम में, कितने लेबर यूनिट्स लगते हैं फॉरेन में, वो उसकी हमें प्रोडक्टिविटी बता देता है। ठीक है। सो लेट्स से वी हैव द number of units of labor which is required for product I। अब n प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट I के लिए कितने लेबर यूनिट्स की जरूरत है घर में, एट एट होम, एट होम। तो घर में कितने लेबर यूनिट्स की जरूरत है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें? ए एल आई। ए एल आई का मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट आई को बनाने में, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आई को बनाने में जितनी लेबर यूनिट्स घर में लगती हैं वो है ए एल आई। ठीक है। एंड इन फॉरेन कितना यूज हो रहा है लेबर यूनिट टू प्रोड्यूस वन यूनिट, उसको हम लोग ए एल आई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी नोटेशन है। ठीक है। ठीक, दिस इज फाइन। यस मैम। और मान लेते हैं अब बहुत सारे एन गुड्स हैं, तो ना ये गुड्स की लेबलिंग कैसे हो रही है? गुड नंबर वन, गुड नंबर टू, गुड नंबर थ्री, ये सब गुड्स कैसे हैं? इसकी लेबलिंग ना हम लोग एक अलग तरीके से कर रहे हैं ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो। वो लेबलिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं? सो लेट्स से we label the goods, we label the goods such that, तो हमने सारे गुड्स को देखा और ना उनके लिए ये रेशियो निकाला। कौन सा रेशियो? ए एल
1/AL2, सॉरी AL1 स्टार। तो बेसिकली आपने क्या किया, ALi/ALi स्टार हर गुड के लिए निकाला, और जो असेंडिंग ऑर्डर आया उसके हिसाब से जो लोएस्ट नंबर आया उस गुड को बोल दिया कि भाई ये गुड नंबर 1 है, ये गुड नंबर 2 है, ये गुड नंबर 3 है। तो हमने लेबलिंग गुड्स की कैसे कर दी कि ये इनइक्वालिटी फॉलो हो। ALN/ALN स्टार, ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि यस मतलब मैम। जो भी गुड्स थे सबके लिए ये AL/AL स्टार का रेशियो निकाला। जो भी रेशियो आया अलग अलग गुड्स का, फिर उनको ना असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, और जो सबसे लोएस्ट था उसको गुड नंबर 1 बोल दिया, सबसे हाईएस्ट था उसको गुड नंबर N बोल दिया, और उसी ऑर्डर में जो गुड्स हैं उनकी नंबरिंग कर दी। ये सिर्फ इसलिए किया ताकि हमको कन्वीनियंट हो। अभी आपको दिखेगा कि ये हमें कितनी कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, तो गुड्स की लेबलिंग इस तरीके से हो रही है कि भाई पहला गुड क्या है कि जिसके लिए AL/AL स्टार की वैल्यू सबसे छोटी है, आखिरी N गुड कौन सा है जिसके लिए ALN/ALN स्टार सबसे बड़ा हो, ठीक है। अच्छा जी, अब मान लेते हैं लेट W&W स्टार, ये क्या है W&W स्टार? वेज रेट्स, वेज रेट पर आवर, लेट से एट होम एंड फॉरेन इकोनॉमी, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वेज क्या होगा? होम का W/W स्टार, रेशियो वेज ऑफ होम विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन, ये हो जाएगा W/W स्टार, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात, ये तो सारी हमने टर्मिनोलॉजी बना ली। अब हम लोग किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, हम प्रोडक्शन वहां करेंगे जहां गुड को प्रोड्यूस करना सस्ता है, राइट। तो कोई भी इंसान सोचेगा तो प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, जहां पे भी उस गुड को प्रोड्यूस करना चीपर है, ठीक है। सो रूल ऑफ एलोकेटिंग वर्ल्ड प्रोडक्शन is that goods will be produced where it is cheapest to make them. Yes or no? ये यस लॉजिक मैम। क्लियर है कि भाई जहां पे भी प्रोडक्शन की कॉस्ट सबसे कम है वहीं पे प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जहां पे चीपेस्ट है तो आप अपना ज्यादा खर्चा क्यों लगा रहे हो, आप वहां से उतने में मंगा लो और जो बचा हुआ पैसा वो अपने पास रख लो। व्हाई आर यू स्पेंडिंग मोर फॉर प्रोडक्शन, राइट। तो इस रूल के हिसाब से प्रोडक्शन डिटरमाइन होगा। तो कोई भी गुड आए हैं उसको घर में बनाने के लिए जो कॉस्ट है, होम की कॉस्ट कितनी होगी? तो देखो, कोई भी प्रोडक्ट आए है उसको घर में बनाने के लिए कितनी लेबर यूनिट्स की जरूरत है? ALI। और ये लेबर यूनिट्स घर में कितना पैसा लेती हैं? W। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आई इन होम, यस मैम। राइट। एंड सिमिलरली फॉरेन में कॉस्ट क्या होगी of producing 1 unit of good I
और वो क्या है भाई, वहां की लेबर रिक्वायरमेंट कितनी है, ALI स्टार, वहां की वेज, लेबर कितना वेज लेती है, W स्टार, तो ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी, राइट। यस। तो आप घर में कब प्रोड्यूस करोगे, यू विल प्रोड्यूस I at home when this cost is lesser than this cost, right? When ALI times W is less than ALI star times W star. तो यहां से ये क्या आता है, ALI डिवाइडेड बाय ALI star is less than W star divided by W, right? ये कंडीशन किस चीज की हो गई, कि आप प्रोडक्शन घर में कर रहे हो गुड आई का। यस। Yes, ma'am. है ना। सिमिलरली यू विल प्रोड्यूस गुड आई एट फॉरेन व्हेन, ये रिवर्स केस हो, राइट। तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आती है, व्हेन ALI डिवाइडेड बाय ALI स्टार is greater than W star divided by W. Yes. अगर ये कंडीशन होगी तो आप कहाँ पे प्रोड्यूस करोगे, फॉरेन कंट्री में। यस। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक इकोनॉमी है जिसमें 5 गुड्स हैं, देयर आर 5 गुड्स। ठीक है, और ये गुड कैसे हैं, गुड ए, गुड बी, गुड सी, गुड डी एंड गुड ई, ये गुड्स हैं। ठीक है, इनको घर में बनाने की होम लेबर रिक्वायरमेंट, और इनको फॉरेन में बनाने की लेबर रिक्वायरमेंट, वो कितनी कितनी है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से ALI स्टार डिवाइडेड बाय ALI निकालते हैं। सपोज ये है ALI स्टार, ये है ALI। ठीक है, ठीक है। सपोज इनकी होम लेबर रिक्वायरमेंट जो है वो है, ये 1 है, ये 10 है, ये 5 है, और लेट्स से ये 40 है, लेट्स से ये 3 है, लेट्स से ये 12 है, दिस इज 6, दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 9। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस बेस्ड ऑन दीज नंबर्स, अगर आप ये रेशियो कैलकुलेट करोगे किस हिसाब से, ALI स्टार बाय ALI, तो वो क्या हो जाएगा, पहले तो 10/1 विच इज 10, फिर 40/5 विच इज 8, फिर 12/3 विच इज 4, फिर 12/6 विच इज 2, और फिर 9/12 विच इज हाउ मच, 3/4, 3/4 इज 0.75, राइट। ये नंबर्स आ गए। और मान लो सपोज इन्होंने आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और दे दिया, सपोज W/W स्टार ये वैल्यू है 3। तो अब आपका क्वेश्चन, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है
व्हाट होम क्या क्या प्रोड्यूस करता है और फॉरेन क्या क्या प्रोड्यूस करता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। वेज रेशियो बता दिया, W/W*(3). ये हर एक के लिए यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, तो आप ये रेशियो भी निकाल लिया आपने। अब आपको बताना है कि घर में क्या क्या बनाओगे और फॉरेन में क्या क्या बनाओगे। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज देखो, जो चीज हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पे ALI/ALI*(ALI*, ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में है। Yes, ma'am. राइट। तो इसका मतलब क्या है कि 10, 8, 4, 2, 0.75। तो ये जो यहाँ पे देखो, जो हमारी कंडीशन थी ना कि घर में क्या बनेगा फॉरेन में क्या बनेगा, वो क्या थी कि ALI/ALI* हैज टू बी लेस देन W*(W)। राइट। अब इसको अगर आप रिवर्स कर लेते हो, रिवर्स भी कर ही सकते हो, तो इसका इनवर्स लोगे तो क्या होगा, ALI*/ALI। इनवर्स करोगे तो साइन फ्लिप हो जाएगा ना, W/W*। यस, है ना। Yes, ma'am. और इसको फ्लिप करोगे तो क्या रिलेशनशिप आ जाएगी, ALI*/ALI इज लेस देन W/W*। तो वो सारे गुड्स जहां पे ALI*/ALI की वैल्यू W/W* से बड़ी है, वो सब कहाँ पे बनेंगे, Home. होम में। और जहां पे भी ALI*/ALI की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू W/W*, वो कहाँ पे बनेंगे, फॉरेन। तो हम लोग सिंपली क्या देख सकते हैं कि भाई ये कहाँ पे लाई करता है, तो ये W/W*, तो यहाँ पे लाई करता है समवेयर। 3 है ना ये, तो ये Yes, 4 ma'am. से छोटा और 2 से बड़ा। सो W/W* का जो नंबर है वो यहाँ पे आया। तो जहां पे भी ALI*/ALI की वैल्यू बड़ी है देन 3, वहां पे क्या होगा, तो ये 3 सिचुएशंस है जहां पे ये वैल्यू बड़ी है, तो ये सब कहाँ प्रोड्यूस होंगे, और ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे, देखो बताओ। ऊपर वाले होम में मैम. यस, वेरी नाइस। तो ये सब होम में प्रोड्यूस होंगे और ये सारे हमारे फॉरेन में। ठीक है, ये फॉरेन में प्रोड्यूस होंगे। तो इससे हमें क्या क्लियरली समझ में आता है, होम में क्या क्या प्रोड्यूस होगा, गुड A एंड B एंड C। और फॉरेन में क्या बनेगा, गुड D एंड गुड E। ठीक है, इज दैट ओके। Yes, ma'am. अब ये तो देखो आपने बहुत आसानी से आप बता सकते हो, अगर किसी ने आपको ये लेबर रिक्वायरमेंट्स दे दियो और ये रिलेटिव वेज बता दियो। बट अब सवाल ये है कि ये कैसे निकलती है, यस, ये कहाँ से आई। चलो ये तो आपको वैसे पता हो सकता है, लेकिन रिलेटिव वेज कहाँ से आएगी। अब हमारा पूरा मुद्दा इस चीज पे है कि हाउ विल वी डिटरमिन, हाउ इज दिस relative relative wage determined, ये कैसे फिगर आउट करना है। ठीक है, तो इस पे देखते हैं फिर अभी। तो देखो, सबसे पहली बात तो, अब इसको बनाने के लिए ना हम लोग, जैसे हमने वहां पे RS और RD बनाया था फॉर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट तो है नहीं कि हम लोग वो सेम एनालिसिस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी डिफरेंट करते हैं, और रादर देन प्लॉटिंग रिलेटिव डिमांड या रिलेटिव सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स, बिकॉज वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स, हम लोग रिलेटिव डिमांड एंड रिलेटिव सप्लाई ऑफ लेबर प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू वी डू,
हमने क्या किया, ये देखो, तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ लेबर विच इज यहाँ पे L डिवाइडेड बाय L स्टार, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिलेटिव वेजेस विच इज होम वेज डिवाइडेड बाय फॉरेन वेज। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिलेटिव डिमांड और रिलेटिव सप्लाई का बनाएंगे, और उनके इंटरसेक्शन से जो आएगा वो हमें रिलेटिव वेजेस दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, तो ये हमारा पूरा तरीका रहेगा। तो अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव सप्लाई ऑफ लेबर की बात, रिलेटिव सप्लाई की बात की जाए, तो जैसे जैसे रिलेटिव वेज बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है ना कि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है। जो होम में सप्लाई है लेबर की, वो तो भाई एल ही रहेगी, जो टोटल अमाउंट ऑफ लेबर है वो एल ही रहेगी, और टोटल अमाउंट ऑफ जो लेबर है फॉरेन कंट्री में वो भी वही रहेगी। सप्लाई पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होना ना, यस मैम। चाहे रिलेटिव एज कुछ भी हो। तो हमारी जो रिलेटिव सप्लाई है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज द रिलेटिव एज, वो क्या रहेगी, इट विल बी एल बाई एल स्टार ओनली फॉर ऑल रिलेटिव वेजेस। यस, तो इसका मतलब ये कैसी होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी अ वर्टिकल लाइन, राइट। तो जहां पे भी आपको एल बाई एल स्टार, जो इकोनॉमी में लेबर है, दोनों इकोनॉमीज में लेबर है, उसका जो रेशियो अगर किसी ने बता दिया, तो आप उसी रेशियो पे कंटिन्यूअसली स्टिक रहोगे, एंड दिस विल बी योर रिलेटिव सप्लाई। यस, यस मैम। ठीक है, लेकिन रिलेटिव डिमांड ऐसी नहीं। अब देखो, जैसे जैसे, अब आप एक बात बताओ कि अगर ये वाला जो नंबर है ये बढ़ रहा है या घट रहा है, फॉर एग्जाम्पल as let's say W by W star decreases, तो इसका क्या मतलब है कि ये अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, फॉरेन में वेज रेट बढ़ रही है और होम में वेज रेट कम हो रही है, इफेक्टिवली तो यही मतलब यस मैम। है ना। तो अगर होम में जो वेजेस हैं वो कम हो रही हैं, तो इसका मतलब होम में जो लेबर है उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वो सस्ती हो रही है। जैसे वेज रेट अगर सस्ती हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कम हो रही यस मैम। है ना। तो लोग क्या चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स घर में बनाएं देन फॉरेन में, यस मैम। कि घर में प्रोड्यूस करना सस्ता है, राइट। यस मैम। तो आपकी जैसे जैसे W बाई W स्टार की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, होम लेबर की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज, इंक्रीज, है ना। यस और फॉरेन लेबर की डिमांड कम हो जाती है। तो एक तो चीज ये है, क्या हो रहा है, डिमांड फॉर होम लेबर increases and demand for foreign labor decrease, right। होम लेबर की तो डिमांड बढ़ेगी और फॉरेन लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आप एल बाई एल स्टार जो डिमांड करोगे, नॉट सप्लाई, जो डिमांड करोगे, तो जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा ये वाला नंबर बढ़ता जाएगा ना, यस मैम। राइट। तो इफेक्टिवली हमें क्या लग रहा है कि भाई ऐसे होना चाहिए, इट शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, समथिंग लाइक दिस, राइट। यस मैम। ठीक है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में ना एक कैच है,
अब वो कैच क्या है, उस कैच पे ध्यान देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल कंसिडर किया था, यहाँ पे हमारे ए एल आई, इसी एग्जाम्पल को अगर कंसिडर करें, ए एल आई स्टार डिवाइडेड बाई ए एल आई, वो नंबर्स क्या थे, 10, 8, 4, 2 एंड 0.75, राइट। तो ये नंबर्स मान लो मैं प्लॉट कर देती हूँ। तो ये देखो 10, ये हो गया 8, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया मान लो 2 फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारा 0.75। ठीक है, ये हमारे नंबर्स। तो अगर अगर वेज रेट वेज रेट डाउनवर्ड, जो रिलेटिव वेज है और ये जो रिलेटिव क्वांटिटी है, इसका रिलेशनशिप डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन एट दीज पॉइंट्स ना देर इज समथिंग विच इज चेंजिंग। व्हाट इज चेंजिंग? कि देखो, मान लो अगर आपकी रिलेटिव वेज 10 है तो क्या होगा, अगर आपकी रिलेटिव वेज 10 से बड़ी होती, W/W स्टार की वैल्यू 10 से अगर बड़ी होती, तो मतलब सारे जो ये वैल्यूज थे, ये 10 से छोटे ही थे ना, ऑल दीज वैल्यूज वर लेस देन 10। यस। yes ma'am, तो इसका मतलब सब कुछ कहाँ बन रहा था, foreign, फॉरेन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होम लेबर की डिमांड कम थी। यस। yes ma'am, लेकिन जैसे ही आप 10 पे आ गए, क्या हुआ, सडनली होम डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अब एक प्रोडक्ट वहां पे भी बनना शुरू हो रहा है। yes ma'am, तो सिमिलरली जब आप 10 से 8 के बीच में थे, तो ए कहाँ बन रहा था, होम में, बाकी सब फॉरेन में बन रहा था, है ना। yes ma'am, और जैसे ही आपकी वेज रेट 8 पे आ जाती है, सडनली अब दो प्रोडक्ट्स घर में बनने लग जाएंगे, राइट। yes ma'am, तो ये जो नंबर्स हैं 10, 8, 4, 2, 0.75, यहाँ पे क्या हो रहा है, सडन इंक्रीज इन होम डिमांड, राइट, yes ma'am, लेबर की। तो हमारा जो डायग्राम है वो कैसा बन रहा है, देखो 10 के ऊपर तो होम डिमांड कुछ है ही नहीं, तो दिस इज 0, राइट। yes ma'am, तो हमारा डायग्राम कैसा बनता हुआ आ रहा है, अब इसको समझना आराम से कि इट्स लुकिंग लाइक दिस। एंड देन 10 पे थोड़ी बहुत डिमांड आती है, बिकॉज प्रोडक्ट ए हैज स्टार्टेड बीइंग प्रोड्यूस्ड इन होम आल्सो। फिर इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग नॉर्मली, एंड देन देर इज अ सडन इंक्रीज इन डिमांड, because now product B is also being produced. Then what is happening? Then suddenly there is more increase in demand here, because यहाँ पे product C is also being produced, right? Then there is a decrease in demand, and suddenly a huge increase in demand, and then उसके बाद you keep going on like this, क्योंकि अगर आप 0.75 के नीचे चले गए तो क्या हो गया, everything is being produced at home, right? तो ये जो yes ma'am, एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, 0। यस। yes ma'am, तो वो बेसिकली इनफाइनाइट हो गया, जिसको हम लोग प्लॉट नहीं कर सकते। तो ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये पॉइंट्स पे, सो आइडियली द डायग्राम शुड हैव बीन लाइक दिस, बट एट ऑल दीज पॉइंट देर इज अ सडन जंप, देर इज अ सडन जंप लाइक दिस। ओके, सी, this is D, and then this is E. This is your relative demand curve. This is your relative supply curve. Okay, is that all right? yes ma'am, और फिर जहां पे ये रिलेटिव सप्लाई और रिलेटिव डिमांड का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर योर रिलेटिव वेज विल बी। सो ये जो है, जैसे हमारे एग्जांपल में रिलेटिव वेज 3 थी, तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, कि ये जो W/W स्टार 3 है ना, ये ऐसे आया। और फिर अब क्या कर रहे हो, A B C होम में प्रोड्यूस कर रहे हो, और D और E कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है,
फॉरेन। ठीक है। yes, अब मान लो हमारा इंटरसेक्शन इधर ही हो जाता 4 पे, तो क्या होता, ए बी सी होम में बनेंगे एंड सी डी ई फॉरेन में बनेंगे। तो सी कौन सा सिचुएशन है, जो दोनों जगह बन रहा है, ए और बी होम में, डी और ई फॉरेन में, सी दोनों जगह बन रहा है बिकॉज दोनों जगह इट इज कॉस्टिंग द सेम टू प्रोड्यूस। okay ma'am, So people can produce it at home also, people can produce it at foreign also. Okay, तो ये okay हमारा ma'am, एनालिसिस। ओके फाइन। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो वी विल बी एबल टू हैंडल। जस्ट रिमेंबर, मेक श्योर कि यू विल प्रोड्यूस द गुड्स एट प्लेसेस वेयर इट इज कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस दैट। फाइन, दैट्स द लॉजिक। ओके जी, चलो। सो ये जो है हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज को किस तरीके से ट्रीट करना है, कहाँ पे, इन केस ऑफ मल्टीपल गुड्स। अब ना देखो, क्लियर कट कुछ चीजें होती हैं जो रियलिटी में अगर हम लोग देखें ना, ये रिकार्डो मॉडल ने हमें काफी चीजें बता दी हैं इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। बट अगर हम लोग यही मॉडल के रिजल्ट देखें, तो जिस इस मॉडल के रिजल्ट्स हमें बहुत क्लियर कट स्पेशलाइजेशन की तरफ डायरेक्शंस देते हैं, कि बहुत क्लियर कट स्पेशलाइजेशन होगी, कि ये कंट्री ये 3 गुड़ बनाएगी, ये कंट्री वो 4 गुड़ बनाएगी, समथिंग लाइक दैट। बट इतना क्लियर कट जो बाइफर्केशन है वो हमें देखने को मिलता नहीं है। तो अब उसके क्या रीजंस हैं, वो हम लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं। तो अ वेरी बिग रीजन फॉर दैट इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड नॉन ट्रेडेड गुड। So now we'll adding transport cost and non-traded goods in the analysis. तो हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि इतना क्लियर कट स्पेशलाइजेशन रियलिटी में क्यों नहीं देखने को मिलता। तो अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस। For why we don't see such a clear cut specialization in the real world as seen in the Ricardo model। तो जो रिकार्डो मॉडल में इतना क्लियर कट बाइफर्केशन है, वो हमें रियलिटी में क्यों नहीं देखने को मिलता। तो मल्टीपल रीजंस जो इसके पीछे हैं, दैट इज वन। सबसे पहले देखो, इस पूरे एनालिसिस में आपने क्या अज्यूम किया है, देयर इज ओनली अ सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लेबर। बट दैट इज नॉट द केस, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी हो गया, कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी वजह से इतना क्लियर कट स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ more than one factor of production, it reduces the tendency towards specialization। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। हमें एक मॉडल पढ़ना है, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। उसमें आपको ये चीज और क्लियर कट तरीके से समझ में आएगी। एंड देर इज अ मॉडल, HO मॉडल, हेक्सियर ऑल इन मॉडल। सो वहां पे भी हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इतना क्लियर कट बाइफर्केशन क्यों नहीं है। ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन ऑफ व्हाई वी माइट नॉट सी सच अ क्लियर कट specialization of products within economies, which is
कि कई बार कंट्रीज इंटेंशनली अपने आप को फॉरेन कंपटीशन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करके रखती हैं, अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करके रखती हैं। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, उसके पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, अपनी खुद की इंडस्ट्री को बूस्ट करने का रीजन हो सकता है, मल्टीपल रीजंस। लॉबी बहुत स्ट्रांग तरीके से हुई है इस चीज को लेके, मल्टीपल रीजंस कुड बी कॉजिंग दिस। सो समटाइम्स कंट्रीज sometimes protect industries from foreign competition। तो कई बार कंट्रीज फॉरेन कंपटीशन से अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, और इसलिए भी इतना क्लियर कट डिपेंडेंसी नहीं रहता है दूसरी कंट्रीज पे। ठीक है। फाइनल थिंग इज कि देखो, इतना क्लियर कट स्पेशलाइजेशन तब हो पाया जब हमने देखा कि जैसे हमने जो आर्ग्यूमेंट किया था कि वेर एवर इट इज चीपर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट वील डू दैट, but while considering which is cheap and which is not, we completely ignored an aspect which is transport cost। कि फॉरेन कंट्री से होम कंट्री में चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बहुत एडिशनल कॉस्ट लगेगी। हो सकता है वो कॉस्ट अपने आप में इतनी ज्यादा हो कि इट्स बेटर टू प्रोड्यूस एट होम, इवन इफ इट इज कॉस्टली टू प्रोड्यूस एट होम, बिकॉज कॉस्ट इज टू मच, राइट? सो इट इज कॉस्टली टू प्रोड्यूस, sorry, it's costly to transport goods and services in some cases. In some cases, the cost of transport is enough to lead countries into self sufficiency, कि हम खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे रादर देन बाहर से मंगवाने के लिए। ठीक है। in certain sectors, एंड उसके अलावा एक फाइनल सिचुएशन, some goods can't be traded, some goods and services can't be traded। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे गुड्स हैं जो बहुत पेरिशेबल हैं, मतलब जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, मान लो अगर ऐसे गुड्स हैं, तो उनको कंट्री टू कंट्री नहीं ट्रांसपोर्ट किया जा सकता, क्योंकि जब तक वो ट्रांसपोर्ट होंगे वो प्रोडक्ट ही खराब हो चुके होंगे। या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आप एक स्पेसिफिक जगह पे बैठ के ही ले सकते हो, जैसे ब्यूटी सर्विसेज हो गई, आपको हेयर कट लेना है, या इस तरीके की जो काफी सारी सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको उसी पर्टिकुलर लोकेशन में होना पड़ेगा। सो दो सर्विसेज कांट बी ट्रेडेड, सो दैट इज ऑल्सो रीजन कि वो वाले गुड्स भी आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उन चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इतना क्लियर कट तरीके में स्पेशलाइजेशन नहीं होता जो हमारे मॉडल की तरफ से बताया गया है। ठीक है। इज दैट ऑल? इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था रिकार्डो मॉडल पे। वी आर डन विद दिस डिस्कशन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। आई विल अपलोड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आज रात तक या कल तक, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज। ठीक है। एंड नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन काफी पॉपुलर हैं और मतलब एग्जाम में आते रहते हैं। तो लेट्स सी what is given to us. All right. So there are two economies A and B having labor forces of 500 and 1500। So इकोनॉमी में टोटल लेबर जो है A में कितनी है, 500,
इकोनॉमी बी में टोटल लेबर कितनी है? 1500। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ दीज इकोनॉमीज ओवर द टू गुड्स एक्स एंड वाई। अब दो गुड हैं और दो इकोनॉमी है, ए एंड बी आर कंट्रीज। ओके, ये कंट्री है, इसको गुड मत समझ लेना। एंड एक्स एंड वाई आर गुड्स, ये दो गुड्स हैं। ठीक है, गुड्स एक्स और वाई पे जो प्रेफरेंसेस हैं वो कैसे दी हुई है? Taste and preferences of these two economies over the two goods X and Y are same and it is given by this। दोनों कंट्रीज में जो प्रेफरेंसेस हैं वो ऐसी दी हुई हैं कि भाई यू यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग एक्स एंड वाई इज एक्स 0.4 एंड वाई 0.6। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया? ये हमें क्या दिया हुआ है? यूटिलिटी फंक्शन दोनों कंट्रीज के लिए, यूटिलिटी फंक्शन। सो यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है? इन कंट्री ए 1 यूनिट ऑफ लेबर कैन प्रोड्यूस 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। तो अब आप देख लो कि कितना अलग तरीके से पेश किया गया है देन व्हाट वी हैव स्टार्टेड। सो वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी नो, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और हम लोग जिस तरीके से हमने पढ़ाई की है हम उस पूरे एनालिसिस को यूज कर सकें। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लेबर यूनिट्स की जरूरत है, राइट? Yes, ma'am. इन्होंने क्या दिया है? एक यूनिट कितने यूनिट्स ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस करेगी, राइट? ठीक है, Yes, ma'am. तो ऑलराइट, तो हम लोग इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे आप किसी एक कंट्री को होम बोल दो, किसी एक कंट्री को क्या बोल दो? फॉरेन। अभी के लिए आप कंट्री ए बोलो, यहाँ पे कंट्री बी बोल दिया। ठीक है, ये गुड एक्स हो गया, ये गुड वाई हो गया। लेबर रिक्वायरमेंट्स, ये सब क्वेश्चन में ना बस यही चीजें ध्यान रखनी है, और सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं चीजों में होंगी। ठीक है, तो गुड एक्स बनाने के लिए कंट्री ए की यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट कितनी है? तो कंट्री ए में एक यूनिट गुड एक्स बनाने के लिए कितनी लेबर की जरूरत है? 1/3. 1/3। क्यों? क्योंकि एक लेबर कितना गुड बना रही है? 3। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर की जरूरत है? 1/3, राइट? 1/3. तो ये जो लिखा है ये 1/3 होगा। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसको लेट से आप क्या मान सकते हो? ALX, इसको क्या मान सकते हो? ALX स्टार। मतलब ये जो नंबर आएगा ना इसको ALX बोल सकते हो। लेट्स से दिस इज ALI, यहाँ पे एक्स और वाई लगा देंगे एंड देन लेट्स से दिस इज स्टार। तो बी को फॉरेन की तरह ट्रीट कर लेते हैं, ए को होम की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा। इसके बाद दूसरी चीज क्या लिखी है? वाइल इन कंट्री बी इट कैन प्रोड्यूस 5 यूनिट्स। तो मतलब 1 यूनिट कैन प्रोड्यूस 5 यूनिट्स। सो 1 यूनिट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग हाउ मच? 1/5 यूनिट्स। 1/5. तो ये हो गया 1/5 यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? सिमिलरली 1 यूनिट ऑफ लेबर कैन प्रोड्यूस 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई इन कंट्री ए। तो एक यूनिट ऑफ गुड वाई के लिए कितनी लेबर की जरूरत है? 1/4। 1/4. तो ये 1/4 हो गया। और फिर सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 8 यूनिट्स, 1/8, राइट? तो ये आपको ALX, ALX स्टार, ALY एंड ALY स्टार ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? ALX, ये क्या है? ALX स्टार, ये क्या है? ALY, ये क्या है? ALY स्टार। ठीक है,
अच्छा, तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है पहले पार्ट में? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई इन कंट्री ए एंड इन कंट्री बी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है। एल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स टर्म्स ऑफ वाई। प्रोड्यूसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो इसका मतलब बेसिकली ये क्या जानना चाहते हैं कि एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने के लिए कितना वाई गिव अप करना पड़ेगा उस कंट्री में, राइट? तो एल एक्स अपॉन एल एल वाई। तो हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हम श्योर हो जाएं कि जो नंबर हम निकाल रहे हैं वो करेक्ट है। तो देखो, अगर आप opportunity cost of producing 1 unit of x, if you are producing 1 unit of x, right? यही करना है ना? एक यूनिट यस ऑफ मैम। प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट गई इन टर्म्स ऑफ आई? तो एक यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लेबर यूनिट्स की जरूरत पड़ी? 1/3। ए एल एक्स। एल एक्स। यस, है ना? ए एल एक्स लेबर यूनिट्स, है कि नहीं? यस मैम। और एक लेबर यूनिट से कितनी वाई प्रोड्यूस हो सकती थी? एल वाई। ए एल वाई से कितनी लेबर प्रोड्यूस हो सकती थी? कितनी वाई प्रोड्यूस हो सकती थी? 1, है ना? यस मैम। तो 1 यूनिट से कितनी प्रोड्यूस हो सकती है? 1/ए एल वाई, राइट? यस मैम। तो हमारे पास कितनी लेबर है? ए एल एक्स, राइट? यस मैम। सो विथ ए एल एक्स लेबर we could have produced ALX divided by ALY units of Y, right? यस मैम। तो एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने के लिए हमने कितना वाई बनाना छोड़ दिया? दिस मच। 1/वाई। यस। यस। तो कभी भी हमें एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वाई निकालनी है तो उनकी लेबर रिक्वायरमेंट्स को हम लोग क्लियरली डिवाइड कर सकते हैं, राइट? यस मैम। तो ए एल एक्स बाई ए एल वाई क्या होगा? ये वाला टर्म क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इट विल बी 1/3 divided by 1/4, which is how much? 4/3। यस, कि 1 यूनिट ऑफ एक्स के लिए कितना यूनिट गिव अप करना पड़ता है? 4/3 यूनिट ऑफ वाई। वाई। एंड सिमिलर लॉजिक से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये हमारा किसका था? कंट्री ए का सिचुएशन था। कंट्री बी में क्या होगा? सेम थिंग। यस। यस मैम। तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of producing x in terms of y will be ALX star divided by ALY star, which is how much? 1/5 divided by 1/8. So that gives me 8 divided by 5 units. Yes. 4/3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 1.3333। और ये 8/5 कितना होता है? 1.6, right? Units of y. Is that okay? यस मैम। ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात, व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने बता दी। तो किसको कंपैरेटिव एडवांटेज है किस चीज में?
ऑल्दो ये पूछा नहीं है बट बता सकते हैं ना। यस मैम। तो एक यूनिट एक्स बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कम है? ए की, कंट्री ए। कंट्री ए कम यूनिट्स ऑफ वाई गिव अप करके एक्स बना रही है, कंट्री बी को वाई की बहुत ज्यादा यूनिट्स गिव अप करनी पड़ रही हैं। तो कंट्री ए हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग एक्स। एक्स, राइट? सो कंपैरेटिव एडवांटेज in producing X. Who has this? Country A. And comparative advantage in producing Y. Who has this? Country B. ठीक है, तो ये तो हो गया पहला हिस्सा। ओके, यस मैम। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है अंडर फ्री ट्रेड। अब अगर फ्री ट्रेड अलाउड होगा तो आपकी एक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस और रिलेटिव क्वांटिटी क्या होगी, ये आपको अपना रिलेटिव डिमांड और रिलेटिव सप्लाई का बना के बताना है। तो अब हमारे को क्या बनाना है, हमारे को ये एनालिसिस करना है, ये वाला जो हमने यहां पे किया था, दिस, राइट? तो अब यस। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये दो नंबर्स निकालेंगे कि ये क्या है। यस। यस मैम। फिर रिलेटिव क्वांटिटी देखेंगे और फिर हम लोग पहले तो ये वाली चीज ड्रॉ करेंगे। और ये जो रिलेटिव डिमांड है, इसके लिए इन्होंने हमें यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, राइट? यस। ठीक है, तो यहां से रिलेटिव सप्लाई पहले बनाएंगे, फिर रिलेटिव डिमांड देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। और ना एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है जो हम कर सकते हैं कि भाई हमने अपना पूरा एनालिसिस इस बेसिस पे किया, राइट? तो हम अपने गुड्स कैसे चूज कर सकते हैं जिससे ये रेशियो मेंटेन्ड हो, ताकि हमको चीजें याद रहें, राइट? कि इन दिस केस जब वो मिडिल में इंटरसेक्शन हो रहा था तो होम वाज प्रोड्यूसिंग व्हाट, चीज, यस मैम। एंड फॉरेन वाज प्रोड्यूसिंग वाइन, वाइन। है ना? तो जो चीज ऊपर है और नीचे है वो हम उसी बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट दिस थिंग होल्ड्स, राइट? तो वो हम लोग ट्रिक यहाँ पे प्ले करेंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि हमने ये जो दो रेशियोज ले लिए, देखो हमने ये रेशियोज तो ले लिए, राइट? ये हमने ए एल एक्स स्टार और ये रेशियो लिया ना, कौन सा बड़ा आया? यही यही नंबर बड़ा आ रहा है देन दिस, राइट? यस मैम। तो हम लोग न्यूमरेटर में एक्स को रखेंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में वाई को रखेंगे। बिकॉज हमारी क्या चीज फॉलो हो रही है कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, राइट? ओके मैम। है ना? तो हम लोग इस बेसिस पे चीजों को वो कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो देखो आप क्या करोगे, हमारा ये डायग्राम है, ये थोड़ा सा ना इस पूरे प्रोसेस को एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है स्टार्टिंग में, बट एक बार एक दो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इट विल बिकम इजियर। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, रिलेटिव, जो जो न्यूमरेटर में आएगा उसकी क्वांटिटी लिखी जाएगी, तो रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ एक्स, राइट? एक्स। और यहाँ पे रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स, राइट? ओके। विच जस्ट मीन्स दैट इट इज पी एक्स बाई पी वाई। और यहाँ पे आपने क्या नंबर लिख दिया, ए एल एक्स स्टार डिवाइडेड बाय ए एल वाई स्टार। ये नंबर कितना था, 1.6, ठीक है? और यहाँ पे अपना नंबर आ गया ए एल एक्स डिवाइडेड बाय ए एल वाई विच इज 4/3, ये नंबर आ गया, राइट? ठीक है, यस। अच्छा जी। तो अब हमें क्या बनाना है, रिलेटिव, और हमें
एल की वैल्यू दी हुई है कि भाई एल मतलब कंट्री ए में लेबर कितनी है, 500, और ये हमारा एल था, और ये हमारा एल स्टार भी है, ये 1500 है, राइट। एल इज 500, एल स्टार इज 1500। यस। यस मैम। ठीक है। तो ये एल बाई एल स्टार कितना है, एल इज 500, एल स्टार इज 1500। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि भाई अगर आपका प्राइस इससे नीचे है तो क्या होगा, होम विल बी प्रोड्यूसिंग व्हाट। तो एक्स। नहीं, इमेजिन वहां पे सी और डब्ल्यू था, यहाँ पे सी और डब्ल्यू था, राइट। यस मैम। तो अगर इससे नीचे आ रहा था तो क्या हो रहा था, होम भी वाइन प्रोड्यूस कर रहा है और फॉरेन भी वाइन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। यस मैम। तो दोनों ही जब वाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज एक्स, तो विच इज वाई, तो वाई। प्रोडक्शन तो जीरो है। यस मैम। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा इस तरीके से आ जाएगा ना, यस मैम। है ना। और फिर जब हमारा नंबर यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पे, तो 4/3 पे हमने क्या बोला कि भाई फॉरेन क्या करेगा, फॉरेन तो वाइन ही प्रोड्यूस करेगा, होम क्या था, होम वाइन भी प्रोड्यूस कर ले, चीज भी प्रोड्यूस कर ले, बात बराबर यस मैम। है ना। तो और फिर हमने बोला था कि आप अल्टीमेटली यहाँ पे आओगे, यहाँ पे मतलब मैक्सिमम अपनी लेबर कहाँ पे यूज करोगे, जब आप एक्स के प्रोडक्शन में यूज करोगे। तो ये नंबर क्या निकल के आ रहा था, ये वाला नंबर, कि आप क्या कर रहे हो, सारी लेबर, होम की सारी लेबर किस में इन्वॉल्व है, चीज में, फॉरेन की सारी लेबर किस में इन्वॉल्व है, वाई। वाइन में। तो उसके लिए क्या किया था, होम की एल डिवाइडेड बाय ए एल सी, सी का रोल यहाँ पे कौन निभा रहा है, एक्स, एक्स। डिवाइडेड बाय फॉरेन की सारी लेबर, वो किस चीज में इन्वॉल्व है, वाइन में, जिसका रोल यहाँ पे कौन निभा रहा है, वाई। वाई। तो ये ए एल वाई हो गया, राइट। यस मैम। तो ये जो नंबर है ये क्या आएगा, एल की वैल्यू 500, एल स्टार की वैल्यू 1500, ए एल वाई की वैल्यू कितनी, 1/4, सॉरी ए एल वाई स्टार होगा ना यहाँ पे तो, हाँ, ए एल वाई स्टार की वैल्यू कितनी, 1/8, और वो 1/3, राइट, 1/8, और ये नीचे 1/3, उसका 3 ऊपर चला गया, ठीक है। यस मैम। तो ये पूरा नंबर कितना हो गया, ये 3 हो गया, वन ये बाई एट। ये हो गया 1/8। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये कितना है, 1/8, ठीक है। यस। और ये 1/8 कब तक चलेगा, जब तक आप यहाँ पे नहीं रह, यहाँ पे नहीं आ जाते, और इसके बाद ये नंबर आगे बढ़ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। यस। तो ये तो हमारी क्या हो गई, रिलेटिव सप्लाई। इसके पीछे की पूरी एनालिसिस तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी, तो हमारे लिए सिर्फ ये पॉइंट्स निकालना दैट वाज अ मेजर चैलेंज। उसको यस आप मैम। हमेशा चीज और वाइन का यूज करके एनालाइज कर सकते हो, और हमेशा अपने नंबर्स ऐसे ही पुट करो कि फॉरेन का रेशियो ऊपर हो और होम का रेशियो नीचे हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे होम कौन है, कंट्री ए, फॉरेन कौन है, कंट्री बी, ठीक है। तो अपने नंबर्स भी उसी तरीके से लिख सकते हो आप। तो ये तो हो गया रिलेटिव सप्लाई कर्व। अब दूसरा मुद्दा जो आता है वो आता है रिलेटिव डिमांड का। डिमांड कैसे निकालें, डिमांड तो भाई ये है, ठीक है, और दोनों कंट्रीज की सेम ही डिमांड है। तो अब ये जो डिमांड है ये कैसी डिमांड है, कॉप डगलस, राइट। यस तो मैम। हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है कंट्री ए में वो क्या था, एक्स 0.5
4, y 0.6, ये है 0.4, ये है y 0.6। ठीक है, तो ये तो कॉप डगलस है, तो कॉप डगलस में डिमांड x की कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला भूल गई इसका। m, राइट, ये आपकी इनकम होती थी। फिर आप यस क्या मैम। करते थे, जो इसकी पावर है वो 0.4 डिवाइडेड बाय जो सम ऑफ पावर है, सो यू रिमेम्बर यस रेस टू मैम। द पावर यस ए मैम। बाय रेस टू द पावर बी, और मान लो यस हमारी मैम। इनकम m है, तो x की डिमांड क्या हो जाती थी? a अपॉन a प्लस बी m डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x। यस मैम। और y की डिमांड क्या हो जाती थी? b अपॉन a प्लस बी m डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। ये हमारी कॉप डगलस के केस में डिमांड हो जाती थी। ठीक है, यस तो यही फॉर्मूला यहाँ पे जब अप्लाई करोगे, अब होम की इनकम मान लो m है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 0.6, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? m डिवाइडेड बाय पी एक्स, प्राइस ऑफ x। यस, तो ये कितना हो गया? 0.4 m डिवाइडेड बाय पी एक्स, राइट। यस मैम। और x, सॉरी y b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6 डिवाइडेड बाय 1 m डिवाइडेड बाय पी वाई, राइट। यस, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। सॉरी, दिस इज नॉट वाई बी, दिस इज वाई ए ओनली, है ना? ठीक है, अब आपकी जो रिलेटिव डिमांड होगी वो कैसे निकलेगी? एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाय वाई ए प्लस वाई बी, ऐसे ही निकलेगी ना? यस मैम। अब दोनों कंट्रीज के लिए तो नंबर सेम ही है, राइट? यस मैम। मतलब तरीका बिल्कुल सेम है, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0.4 m डिवाइडेड बाय पी एक्स, प्लस फॉरेन के लिए कितना हो जाएगा? 0.4 m की वैल्यू मान लो m स्टार हो जाएगी वहां पे, और ये कितना हो जाएगा? पी एक्स। और ये कितना हो जाएगा? 0.6 m बाय पी वाई, और ये कितना हो जाएगा? 0.6 m स्टार डिवाइडेड बाय पी वाई। अब देखो क्या हो रहा है, तो अब आप यहाँ से 0.4 और ये पी एक्स कॉमन ले सकते हो, ये क्या हो जाएगा? m प्लस m स्टार, और नीचे क्या आ जाएगा? 0.6 डिवाइडेड बाय पी वाई, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? m प्लस m स्टार, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी अल्टीमेटली क्या चीज रह गई यहाँ पे? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6, नीचे पी एक्स आ जाएगा, ऊपर पी वाई आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स डिवाइडेड बाय वाई, रिलेटिव डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई, राइट? यस, यस मैम। है ना? तो व्हाट इज दिस? इसको मैं x डिवाइडेड बाय y लिख रही हूँ, x ए एक्स बी की जगह, तो पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई कितना हो जाएगा? ये 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, और x डिवाइडेड बाय y यहाँ पे 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय y, ये ऐसा ही होगा ना? यस। अब 3 ऊपर नहीं आएगा? 3/2। नहीं नहीं, दिस इज 2 ना, 2/3। बट इसको पी एक्स वो ऊपर इसको लेगा। x उधर भेजा, y को इधर भेजा, तो ये पी एक्स बाय पी वाई हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ये एज इट इज है, और इसको नीचे भेज दिया, ओके मैम। इट बिकम्स लाइक दिस। क्योंकि देखो ना, मेरी वाई एक्सिस में ये रहेगा, और मेरी एक्स एक्सिस में ये है पूरा। यस मैम। तो इफेक्टिवली जो मेरा डायग्राम है वो क्या है? y इज इक्वल्स टू
2/3 और नीचे x, ये डायग्राम है इफेक्टिवली, यस है ना। तो ये किस तरीके का डायग्राम है, लाइक दिस, यस इस मैम। तरीके का डायग्राम है। अब इसमें ना आप थोड़ा सा वो देख लो कि भाई, जब, अब आपको कहीं ना कहीं ये नंबर देखना पड़ेगा कि ये, ऐसा तो पता चल गया आपको अब, लेकिन ये कहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, इंटरसेक्शन कहाँ ले रहा है, राइट। यस मैम। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि ये जो px/py की वैल्यू 4/3 और 1/6, ये दोनों प्लॉट करके देख लो कि कहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, राइट। तो अब जब ये px/py की वैल्यू है 4/3, तो px/py की वैल्यू अगर 4/3 रखोगे, एट 4/3, क्या होगा, px/py की वैल्यू 4/3 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 1/x/y। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 3, और ये हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया, x/y इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। यस मैम। तो मतलब जब ये वैल्यू 4/3 होगी तो डिमांड 1/8 तो यहाँ पे है, तो 1/2 तो यहाँ पे ही होगी ना कहीं, यस मैम। somewhere here. So let's say this is 1/2, right, है ना। यस और दूसरी चीज, आप ये भी लिख सकते हो कि x/y की वैल्यू जब 1/8 है, तो px/py कहाँ है, ये भी एक तरीका हो सकता है, राइट। यस मैम। तो जब x/y की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी है, px/py की वैल्यू कितनी है, 2/3, और यहाँ पे x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा ना, यस मैम। यस। तो ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16/3, हाउ मच इज दिस, 5 पॉइंट समथिंग, 5.33। तो इसका मतलब जब x/y की वैल्यू 1/8 है, तो प्राइस कितना आना चाहिए, समथिंग वेरी वेरी हाई, राइट, लेट्स से 5, विच इज समवेयर हियर। तो ये इस तरीके का पॉइंट आ रहा हो। यस मैम। तो हमें क्लियरली क्या समझ में आ गया कि भाई हमारा डायग्राम ऐसा ही बन रहा होगा, यस। ओके। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या समझ में आया कि ये मेरा रिलेटिव डिमांड कर्व है, ये मेरी रिलेटिव सप्लाई कर्व है। तो हमारा इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इसी पॉइंट पे हो रहा है। तो हमारा प्राइस रेशियो क्या है, px/py 1/6, ठीक है। होम क्या बना रहा है, मतलब कंट्री ए क्या बना रही है, गुड एक्स, कंट्री बी क्या बना रही है, बोथ। गुड, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस, px/py कितना आया, 1/6। रिलेटिव क्वांटिटी कितनी आई हमारी, रिलेटिव क्वांटिटी भी हम निकाल सकते हैं कहाँ से, जो हमारी रिलेटिव डिमांड है उसमें पुट कर सकते हैं, यस। यस मैम। तो px/py की वैल्यू जब 1/6 हो, हाँ, तो जब ये वैल्यू 1/6 हो, तो x/y की क्या वैल्यू होगी वो आप निकाल लो, तो क्या वैल्यू होगी ये, जब ये 1/6 हो, या दिस वाज 8/5 ना, 1/6 इज 8/5 इज इक्वल्स टू 2/3, और इधर x/y को उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये कितना नंबर हो गया, 10/24। तो रिलेटिव क्वांटिटी कितनी हो गई, equilibrium relative quantity 5/12, and how much is this, if you calculate what do you get,
5 divided by 12. So that is 0.4167. ठीक है. And equilibrium relative price कितना हो गया? 1.6. This is x divided by y. This is px divided by py. Okay. ये नंबर्स हैं. और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? कंट्री ए प्रोड्यूसेस x and b produces both, right? Yes, ma'am. Both. तो ये हमारा रिजल्ट भी आ गया, x एंड y. ओके. अब इसके बाद फाइनली क्या हो रहा है? प्लीज डिस्कस वेदर द इकोनॉमीज वुड गो फॉर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन और नॉट. तो वी क्लियरली सीन कि दे वॉन्ट बी एबल टू गो फॉर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन बिकॉज इंटरसेक्शन बीच में नहीं हो रहा है. तो होम विल स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग एक्स बट फॉरेन विल कीप प्रोड्यूसिंग बोथ द थिंग्स. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट हियर. ऑलराइट. मैम अगर फॉरेन का नंबर अगर ज्यादा होता तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को स्विच कर देते ना, ताकि वो वैल्यूज ऐसे हो जाए. नंबर ज्यादा एज इन? फॉरेन का जो रेशियो है वो अगर छोटा होता तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हाँ, स्विच कर देते. या वाई बाई एक्स कर लेते हैं. यस. ओके. ताकि मतलब जो पैटर्न हम फॉलो करते आ रहे हैं ना वही पैटर्न फॉलो करते रहें. ओके मैम. क्योंकि अगर बिल्कुल नए सिरे से करोगे देखो कोई दिक्कत नहीं है बट फिर याद बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी. यस मैम. तो फॉलो दिस पैटर्न ओनली कि फौरन उसी को बनाओ कि जिसका नंबर ज्यादा है. नंबर ज्यादा आने के लिए देख लो कौन ऊपर रहना सही है कौन नीचे रहना सही है. ओके मैम. ठीक है. सो इस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं. मैम डिमांड फंक्शन के भी मतलब कॉम्डोग्लक्स के अलावा भी कुछ और मिलता है? कॉर्डिग्लस के अलावा मैंने ज्यादा देखा नहीं है. जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं सब में कॉर्डिग्लस होता है बिकॉज अदरवाइज द क्वेश्चन बिकम्स मोर अबाउट कंज्यूमर थियरी देन दिस. यस मैम. तो ओके. मतलब जितने मैंने एग्जांपल्स देखे हैं एग्जाम में आते हुए वो इतना ही यहीं तक रहते हैं. और इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूला से बना सकते हो. ओके मैम. जैसे कि यहाँ पे तो डिमांड ये दे दिया यूटिलिटी फंक्शन. कई बार वो डायरेक्टली डिमांड भी दे देते हैं कि भाई पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल्स टू वट एवर जो हमारा एंड में एक्सप्रेशन आया वो. अच्छा. So sometimes they give you demand, relative demand directly. Sometimes they, if the utility function is simpler, they give you this. तो पहले फिर वो ओके. relative demand निकालो फिर उसको प्लॉट करो. ठीक है. ओके मैम. तो इसके क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो भी आए हैं वो मैं अपलोड कर दूंगी. इसकी प्रैक्टिस जरूर करना. इस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे तो प्लीज बी अवेयर अबाउट दैट. ओके. सो ऑल राइट. आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन. This was our first part. This is, yeah. So we are done with this. And in the next session, we'll start with chapter number 4, which is specific factor and income distribution. सबसे ज़्यादा मॉडल्स यही हैं. सबसे ज़्यादा वक्त भी यही लगेगा. तो इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट फास्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके. ऑलराइट. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू अंजलि.